नमस्ते, वेलकम टू पटेल क्लासेस। दोस्तों, मैं हूं नीलेश कुर्मी। आपने पिछली क्लास में संधि वाला चैप्टर डिस्कशन कर लिया था। आज हम समास वाला चैप्टर डिस्कशन करेंगे। समास की बात करें तो समास को पहचानना इतना तो सरल नहीं है। यदि किसी को लगता है बाकायदा कि समास सरल है, एक समास आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, आपको कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर बताना है। आपसे पूछ लिया जाए कि 24 यानी 24 में कौन सा समास है, तो बताएं फिर कौन सा समास है कमेंट बॉक्स में लिखकर। ठीक, तो समास की बात करें तो समास का अर्थ होता है संक्षेप करना। ठीक, समास का अर्थ होता है संक्षेप करना। संक्षेप मतलब क्या? छोटा। अब इसकी परिभाषा देखें तो दो या दो से अधिक पदों को मिलाने की प्रक्रिया ही समास है। ठीक, अब एक हेडिंग आपके सामने है समस्त पद। समस्त पद की बात करें तो समस्त पद क्या होता है वो देखते हैं। जब समास प्रक्रिया के बाद में एक नया शब्द बन जाता है, उसे समस्त पद के नाम से जानते हैं, जैसे श्वेतांबर, पीतांबर आदि। ठीक, अगली हेडिंग है समास विग्रह। समास विग्रह की थोड़ी सी परिभाषा देखें तो समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया ही समास विग्रह है। ठीक, जैसे सोए थे अमर जिसके, किसके हैं पता है? सरस्वती जी। पी थे अमर जिसके अर्थात कौन? श्री कृष्ण भगवान गोपियों पर राज करने वाले। ठीक, अगली हेडिंग आती है पद। पद की थोड़ी सी परिभाषा देखें तो पद की परिभाषा ऐसी है, जब किसी शब्द को अन्य शब्दों के साथ या वाक्य में प्रयुक्त कर लिया जाता है तो उसे पद के नाम से जानते हैं। ठीक, समास रचना में, अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि समास रचना में कितने पदों की आवश्यकता होती है। तो समास रचना में कम से कम 2 पदों की आवश्यकता होती है, ये आपको याद रखना है। वहां पर पूछ सकता है वो, जिसमें पहले पद को पूर्व पद एवं दूसरे पद को उत्तर पद के नाम से जाना जाता है। इतनी बात आपको याद रखना है। अब कभी कभी वहां पर पूछ लेता है एक शब्द दे देता है कोई सा भी, किसमें संधि है समास है, तो अपन पता होना चाहिए कि समास में क्या अंतर है, संधि में क्या अंतर है। थोड़ा सा 1 मिनट लगेगा, इसको डिस्कस कर ही लेते हैं। संधि समास में अंतर देखें तो संधि में 2 वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में बता चुके हैं 2 पदों का होता है। सेकंड पॉइंट देखें तो संधि में 2 वर्णों के मेल से बकार होता है, जबकि समास में ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक, जो अगला पॉइंट है तीसरे नंबर का, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको देखना है। संधि तत्सम शब्दों में होती है, केवल संधि तत्सम शब्दों में होती है, जबकि समास तत्सम तद्भव देशी विदेशी किसी भी शब्द में हो सकता है। ये आपको याद रखना है, वहां पर पूछ सकता है। ये बात जरूरी नहीं कि यही पूछे आपसे कि नीलकंठ में कौन सा समास है, घनश्याम में कौन सा समास, नहीं, कुछ भी पूछ सकता है। ऐसा ही की हिंदी है 70 नंबर की आना है, ऐसे नहीं कि वो आपको कुछ भी दे देगा और आप सरल सरल लगा के 70 नंबर पा सकते हो, ऐसा नहीं है। ऐसा ही से याद आई कि मामा जी ने 2-4 दिन पहले जेल प्रहरी की वैकेंसी निकाल दी है आपके लिए। जेल में क्या है, कैदियों की संख्या बढ़ गई है, तो जेल पुलिस की जरूरत पड़ गई है। 282 वैकेंसी निकाली हैं। अब आप लोग सोच रहे हो ये फॉर्म डालूं ना डालूं, सोच रहे हो नहीं सोच रहे, क्यों? इंडिया लेवल पे वैकेंसी निकाली है। अरे इंडिया लेवल पे निकाली है, उससे अपन को क्या करना है? अपन ने तो कितना, 1 पद चाहिए ओनली, 282 पदों से क्या लेना देना। अपन ने जमकर मुकाबला करना है। और हिंदी में मानव ये भी गलती नहीं करना, जेल प्रहरी 20 नंबर की हिंदी पूछ रहा है वो, तो 20 में से 20 ही आना चाहिए, ताकि वहाँ विज्ञान और इंग्लिश में यदि माइनस पॉइंट होता है तो यहाँ से प्लस पॉइंट की भरपाई हो जाए। ठीक, तो इससे अपन ने नहीं लेना देना कुछ। अब यदि बात करें तो समास के कितने भेद होते हैं, ये वहां पर वो पूछ सकता है। तो समास के वजह से तो देखें 6 भेद होते हैं। समास के देखें तो
6 भेद होते हैं, लेकिन पद प्रधानता की दृष्टि से पंडित कमता प्रसाद गुरु के अनुसार समास 4 ही प्रकार का होता है। अब आपके पास स्लाइड है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि 4 अलग हैं और 2 अलग कलर में दिख रहे हैं। अब यहां पर देखें तो अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास और तत्पुरुष समास से तो होगा 4। अब रही बात 2, तो जो द्विगु और कर्मधारय समास है वो तत्पुरुष समास के ही अंतर्गत आता है। समझ में आई आपको 4 और 6 की दृष्टि से क्या अंतर हो रहा है? ठीक, तो इनमें ये अंतर पाया जाता है। अब वहां पर क्या होता है कि वो पूछ लेता है कि अव्ययीभाव समास का पहला पद प्रधान है कि गौण है। ठीक, तत्पुरुष समास का पहला पद गौण है कि दूसरा पद प्रधान है। एक कॉन्सेप्ट आपको वहां पर याद रखना पड़ सकता है, कई बार उसने पूछ भी लिया है, आपने यदि प्रीवियस के पेपर देखे हो तो। ठीक है, तो आपके सामने 6 समास की स्लाइड है, तो इसमें मैंने बढ़िया तरीके से लिख दिए हैं कि कौन से समास का पूर्व पद प्रधान है और कौन से समास का गौण है और कौन से समास का पहला पद गौण है और कौन से का संख्यावाची है, किसमें विशेषण विशेषार है आपके सामने। तो आप इनको बाकायदा ध्यान से पढ़ लेना और तबीयत के साथ इसको याद रखना है। ठीक, यदि याद नहीं रहोगे तो वहां पर आप घाटा खा सकते हो, तो मैं नहीं चाहता आप वहां पर घाटा खाओ। तो आपके सामने पहले समास प्रस्तुत है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास की यदि थोड़ी सी परिभाषा देखें तो जिस समास का पहला पद प्रधान होता है व दूसरा गौण होता है उसे अव्ययीभाव समास के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब अव्ययीभाव समास की तो उसने बात कह दी कि पहला पद प्रधान होता है व दूसरा पद गौण होता है। क्या इसको इतनी आसानी से वहां पर पहचान सकते हैं? आंसर है नो। इसमें कुछ विशेषता है माइनरी सी, थोड़ी सी बस आपको याद रखना है, सोचना है, आराम से वहां पर पहचान सकते हो। इसमें कुछ उपसर्गों का उपयोग होता है, इसमें कुछ उपसर्गों का उपयोग होता है, जैसे प्रति, बी, बे, नी, अति, आ, भर। अब वहां पर वो मान के चलिए एक शब्द दे दे आपको, निकम्मा में कौन सा समास है। अब कुछ निकम्मे लोग होंगे, सोचने लगेंगे निकम्मा में कौन सा समास है, ये कहाँ का शब्द आ गया उड़ के। अरे उड़ के नहीं आया, निकम्मा में नी उपसर्ग न कर रहा है, वहीं पर आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा। वहां पर पूछ लेगा कि अत्याचार में कौन सा समास है, कुछ लोग सोचने लगेंगे अरे भैया पी वारे के अत्याचार कर रहे हैं, अत्याचार में समास पूछने लगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, अत्याचार में अति उपसर्ग निकलेगा। अति उपसर्ग कब निकलेगा? जब आपने एड़ संधि का तरीके से नियम पढ़ा होगा तो वहां पर अति उपसर्ग निकलेगा। ठीक, इस प्रकार इसमें कुछ उपसर्गों का उपयोग होगा। दूसरा, इसमें कुछ पुनरावृत्ति शब्दों का उपयोग होता है, जैसे हाथों हाथ, दिनों दिन आदि। देखो पुनरावृत्ति हो रही हाथों हाथ, दिनों दिन। एक बात और याद रखना कि वहां पर संख्याओं के खेल में फंस सकते हो आप लोग, कि वहां पर उसने मान के चल जाओ, आपसे पूछ लिया कि 5-5 में कौन सा समास है, लोग वक्त आंख बंद करी, दिगू लगा तो संख्यावाची बताया है बचपन से गुरुजी ने। ऐसा नहीं है, 5-5 में देखें तो रिपीटेशन हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, तो क्या बताया अव्ययीभाव समास आएगा। कुछ हाँ संख्याओं का खेल है, आगे चल के डिस्कशन करते हैं कौन में कौन सी संख्या का कॉन्सेप्ट लगना है। अगले पॉइंट देखें तो इसमें यथा से बनने वाले शब्द आते हैं, यथा से बनने वाले शब्द आते हैं, जैसे यथा क्रम, क्रम के अनुसार। विग्रह भी वहां पर पूछ सकता है, लेकिन विग्रह पूछने की संभावना कम है, लेकिन समास वो पूछ लेता कि इसमें कौन सा समास एक शब्द दे देता। लेकिन यदि विग्रह भी पूछ लेती अपन को कॉन्सेप्ट क्लियर है तो विग्रह करने में उतनी तकलीफ नहीं जाती मेरे हिसाब से तो। ठीक, ये आपका अव्ययीभाव समास कंप्लीट। जो बात इसमें बताती हैं वो आपको याद रखना है, जो बात इसमें बताती हैं वो आपको याद रखना है। अगला समास आता है, वो आता है द्वंद्व समास। वहां पर पूछ लेगा कि द्वंद्व समास का अर्थ क्या है, तो द्वंद्व समास का अर्थ होता है युग्म या जोड़ा, युग्म या जोड़ा। इसकी परिभाषा देखें तो जिस समास के दोनों ही पद प्रधान होते हैं, जिस समास के दोनों ही पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास के नाम से जाना जाता है। ठीक,
अब द्वंद्व समास की बात करें तो ये कितने प्रकार का होता है, तो आंसर 3 प्रकार का होता है। यदि वहां पर पूछ ले तो कौन कौन से प्रकार का होता है वो देखते हैं। इतरेतर द्वंद्व समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास और समाहार द्वंद्व समास। अब पहले ही अपन इतरेतर द्वंद्व समास की बात करें तो इसमें होता है और का प्रयोग। जैसे वहां पर दे देता है एक शब्द माता पिता, तो इसका विग्रह क्या होगा, माता और पिता। अब यहां पर गिनती आ सकती है, यहां पर गिनती आ सकती है। जैसे मैंने आपसे पूछा था कि 24 में कौन सा समास है, अभी कमेंट बॉक्स में बताना, पहले कहा था। उसी प्रकार यहां पर 68 एक शब्द आया कि 68 में कौन सा समास है। हमारे गुरुजी ने तो हमको बताया था भैया संख्यावाची आ गया दिग्गू लगा के आ जाना, नहीं, इसका दोस्तों विग्रह तो करो, क्या होता है इसका विग्रह करेंगे तो होगा 8 और 60 बराबर 68। जब विग्रह इसका ए हो रहा है 8 और 60, और जब और आ रहा है तो मतलब इतने तो द्वंद्व आ रहा है, तो द्वंद्व लगाओ, देखो क्यों लगा रहे हो। ठीक, तो गिनती का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, किस प्रकार कहां कौन सी गिनती यूज करना है। अगला शब्द है आपके पास 71। क्लासिक उदाहरण देता है, ये नहीं देता कि कुछ भी दे दिया, नहीं, 71। अब 71 का विग्रह करेंगे तो क्या होगा, 1 और 70 71। ठीक, अगले समास है आपके पास वैकल्पिक द्वंद्व समास। इसमें या अथवा का प्रयोग होता है, या अथवा का प्रयोग होता है इसमें। जैसे पाप पुण्य, तो क्या होगा, पाप या पुण्य। अगला है ठंडा गरम, ठंडा या गरम। ठीक, अब कुछ लोग क्या तुक्का मार के आ जाता है कि यदि दो शब्दों के बीच में माइनस दिख रहा है या डैश दिख रहा है तो वहां पर द्वंद्व लगा के आ जाओ, ये करके आ जाते हैं। ऐसा कतई नहीं है, ये आप लोग याद रख लेना बात। फील्ड में नहीं चलना है कि जो सब लोग कर रहे हैं वो अपन करेंगे, यदि ये करेंगे तो आगे नहीं निकल सकते। ठीक, अगला आता है समाहार द्वंद्व समास, जिसमें होता है आदि वगैरह का प्रयोग। तो यदि देखें तो इसमें दैनिक जीवन के उपयोगों में हम शब्द यूज करते रहते हैं, लेकिन कभी इसके बारे में सही से सोचा नहीं है। जैसे आपके मान के चलो सामने एक उदाहरण है, चाय बाय, कहते चाय बाय दे दो यार। अरे चाय तो समझ में आया, बाय क्या है, अरे इसका विग्रह करोगे तो आदि वगैरह होगा, चाय आदि हो जाएगा। यदि फिल्मी दुनिया में इंटरेस्ट लेने वाले कोई महान व्यक्ति बैठे हों, देखना चाहिए मूवी, ऐसी बात नहीं है। तो एक मूवी आई थी सलमान भैया की, प्रेम रतन धन पायो, तो उसमें बेहतरीन वाला गाना हो रहा था, समोसा बमोसा लेके चलो, गुजिया उजिया लेके चलो। वहाँ पर समोसा तो समझ में आया, लेकिन बमोसा क्या है। यदि वहाँ पर वो कह देता था कि समोसा आदि, तो समझ में आ जाता कि द्वंद्व समास हो रहा है। अब गुजिया उजिया, उजिया क्या है, गुजिया तो समझ में आई, खाई गुजिया किसी ने खाई होगी, लेकिन उजिया तो नहीं खाई। तो दैनिक जीवन में जो चीज यूज हो रही है, यदि उन पे अपन कॉन्सेप्ट बनाए तो अपन समझ सकते हैं। ठीक, तो समझ में आया कि द्वंद्व समास का विग्रह कैसे करना है, इसको कैसे पहचानना है। गिनती का कॉन्सेप्ट इसमें ऐसा है दोस्तों, याद रखना है कि 11 से ऊपर जितनी भी गिनती आएगी वो द्वंद्व समास में जाएगी, बस इतना से इसमें याद रखना है। ठीक, और 1 से 9 तक की गिनती का कॉन्सेप्ट वो रहेगा द्विगु समास का, ये याद रखना है आपको, फिर आपका गलत नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। अगला समास आता है, वो आता है आपके पास बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास आता है, यदि इसका अर्थ पूछ ले तो इसका अर्थ होता है बहुत संपन्न व्यक्ति, बहुत संपन्न व्यक्ति या बहुत धनी व्यक्ति, बात बराबर है। इसकी परिभाषा की यदि बात करें तो जिस समास के दोनों ही पद गौण होते हैं और उन्हें मिलाने पर कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है, जिस समास के दोनों ही पद गौण होते हैं और उन्हें मिलाने पर कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है, तो उसे बहुब्रीहि समास के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसकी परिभाषा हो गई। अब बहुब्रीहि समास की बात करते तो कितने टाइप का, कितने प्रकार का होता है, तो आंसर है 4 प्रकार का होता है। व्यतिहार, व्यतिकरण,
तुल्य योग, समानाधिकरण। अब क्या इनके अंदर की डिटेल आपको बताए आंसर है नहीं, क्योंकि इतनी ज़रूरत नहीं है ना, वो इतने अंदर आपसे पूछेगा। यदि पूछ भी लेगा तो आपके बस की बात नहीं इसको सही करना, इसलिए बताने से भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बाकी मैं ऑफलाइन क्लास में तो बता देता हूँ, बाकी ऑनलाइन में ना आपको समझ में आ पाएगा ना मैं बताने वाला हूँ। तो आपके काम की बात इतनी है कि बहुब्रीहि समास 4 प्रकार का होता है, इतनी बात आपको याद रखना है। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। वैसे तो लाखों उदाहरण पढ़े हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट याद रखना है, बस ये बता रहा हूँ ना। मैं जो उदाहरण यहाँ पर बता रहा हूँ वो वहाँ पर ना आने वाले हैं, ये तो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। तो पहला उदाहरण जैसे कि श्वेतांबर, बहुब्रीहि समास का। तो इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, श्वेत अंबर, जिसका अर्थात सरस्वती जी, जिन पर कृपा हो जाए, जिन पर कृपा हो जाए सरस्वती जी की, तो वो बैठे बढ़िया IAS बने, IPS बने। ठीक, टेंशन नहीं लो, आप पर भी कृपा होगी और आप भी बढ़िया 2 सितारे यहाँ 2 सितारे यहाँ और कमर में बढ़िया बंदूक लटकेगी, ऐसा ही बनोगे। अगला उदाहरण है आपके पास, मान के चल जाओ पीताम्बर। तो इसका विग्रह होगा पीत है अंबर, जिसका अर्थात श्री कृष्ण। ठीक, अगला उदाहरण है आपके पास मनोज। मनोज का विग्रह करें तो मन में जन्म लेने वाला, अर्थात कौन है, कामदेव। अगला उदाहरण है चौलड़ी। चौलड़ी का विग्रह करें यदि तो होगा 4 हैं लड़ियां, जिसमें अर्थात किसमें रहती हैं पता है नहीं, कुछ बैठी भी होंगी ये जानने वाली। 4 हैं लड़ियां जिसमें अर्थात माला। ठीक, अगला उदाहरण है आपके पास, वो है जलज। अब जल में कौन जन्म लेता है, मनुष्य लेता है क्या? देखो कुछ लोग तो सोचने लगे मछली रहती है जल में जन्म, नहीं भैया ऐसा नहीं है। जलज अर्थात जल में जन्म लेने वाला, अर्थात कौन, कमल। ठीक, अगला उदाहरण शैलजा। अब शैलजा का पहले तो अपन को पर्याय पता होना चाहिए, पर्यायवाची पता होना चाहिए, तब इसका सही कर सकते हैं। तो शैल का मतलब होता है पर्वत। इसका विग्रह देखें शैलजा का, तो शैल से जन्म लेने वाली, अर्थात किसने लिया था जन्म, पार्वती जी ने। ठीक, अगला उदाहरण है आपके पास, वो है पंचशर। पंचशर की बात करें तो कौन, अर्थात 5 सिर जिनके, अर्थात किसके, कामदेव। ठीक है ना। अब अगला उदाहरण है रावण, मतलब दशानन, मतलब 10 आनन, जिसके अर्थात रावण, जिसकी 10 भुजाएं हैं, 10 सेना, वो क्या है, रावण है। ठीक, आशा करता हूं बहुब्रीहि समास आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर अर्थात मतलब 2 पद गौण, कोई तीसरा ही पद नया आ रहा है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर थोड़ी सी एक बात सुन ही लो, बताना तो नहीं चाह रहा था लेकिन बता दे रहा हूँ कि 4 उदाहरण मोस्ट IMP, श्वेतांबर, पीतांबर, नीलकंठ और नीलांबर, ये अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। वहां पर दुविधा ये हो जाती है कि इसमें कर्मधारय समास लगाएं कि बहुब्रीहि समास लगाएं, ऑप्शन में दोनों ही आ जाएं। तो पहले नंबर तो आपको यदि दोनों ही ऑप्शन में है तो बहुब्रीहि समास लगाना है, और यदि बहुब्रीहि नहीं रहे तो फिर कर्मधारय ऑप्शन में बचिए। ठीक, अगला समास है वो है आपके पास तत्पुरुष। तत्पुरुष का अर्थ देखें तो होता है वह आदमी, इसका अर्थ की बात करें तो होता है वह आदमी। परिभाषा, जिस समास का पहला पद गौण और दूसरा पद प्रधान होता है, जिस समास का पहला पद गौण और दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहां पर वो पूछ सकता है कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो आंसर है आपके पास 3, याद रखना पड़ेगा इसको। अब कारकों की दृष्टि से देखें तो तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कारक जानते हो वही, कर्ता ने, कर्म को, करण वगैरह सुने होंगे ना, बचपन में संस्कृत पढ़ी होगी ना 10वीं तक, तो वो आपकी विभक्ति चलती है वहां पर। ठीक है ना, तो वो आपकी विभक्ति चलती है। तो यहां पर दूसरे नंबर से मैंने लिए है इसमें
दूसरे नंबर से मैंने यहाँ पर लिए हैं कि वैसे तो कर्ता आ रहा है, लेकिन कर्ता की यहाँ पर आवश्यकता नहीं, कर्म से इसमें विभक्ति की आवश्यकता पड़ती है। ये विभक्ति यदि याद है तो तत्पुरुष समास आपका गलत नहीं हो सकता। ठीक, तो पहला कारक है कर्म, पहला कारक है कर्म, इसकी विभक्ति देखें तो इसमें आएगा को। जैसे इसको उदाहरण देख ले, समास कौन सा बनेगा। जैसे कि पहला उदाहरण दिया है दिल तोड़, मतलब दिल को तोड़ने वाला। देखो वहां पर को विभक्ति दिया आ गया, विग्रह किया तो दिल तोड़ में दिल को तोड़ने वाला। टूट गए होंगे बहुत से लोगों के दिल यहाँ पर, अब तो नहीं टूट रहे होंगे क्योंकि ये उम्र पहुंच रही है 24-25 पे, तो दिल टूटने वाली बात आती है, वो आती है 18 से 20 के बीच में। अब तो क्या है कि अक्कल ठिकाने आ जाती है तो दिल वगैरह अब नहीं टूटते हैं ना, अब तो अक्कल आ जाती है तो पढ़ाई में मन लगने लगता है, वो दिल वगैरह वही किशोर अवस्था में ज़्यादा टूटते हैं, मतलब कि 18 से 20-22 की उम्र में, है ना। अगला उदाहरण है गगन चुम्मी, गगन को चूमने वाला। ठीक, अगला कारक है आपके पास वो है करण। करण की बात करें तो इसमें विभक्ति बनेगी से या के द्वारा। जैसे इसको उदाहरण देख सकते हैं, तुलसी कृत, मतलब तुलसी के द्वारा कृत, या रचित, तुलसी के द्वारा रचित। अगला शोकार्त। ठीक, अगला जो कारक है वो है आपका संप्रदान। अगला कारक है जो वो है आपके पास संप्रदान, इसमें आएगा के लिए। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, या रसोई का घर भी हो सकता है। अगला सभा भवन, सभा के लिए भवन। ठीक, अगला कारक वो है आपके पास अपादान कारक, इसमें जो विभक्ति बनेगी वो बनेगी से अलग, मतलब कि अलग होना कोई चीज से। जैसे हमें पता है पत्ता से पेड़ अलग हो जाता है, पत्ता ही से होता है पेड़ अलग, कि पेड़ से पत्ता अलग होता है। आधे लोग तो समझ बैठे कि पत्ता से पेड़ अलग हो जाता है। इसके उदाहरण की बात करें, जैसे बलहीन तो बल से हीन, धनहीन धन से हीन। अगला जो कारक है वो है आपका संबंध, मतलब काकी के। इसका उदाहरण की बात करें तो राजपुत्र, मतलब कि राजा का पुत्र। ठीक, अगला कारक है वो है आपके पास अधिकरण, इसमें होगा मैं पर। जैसे कि ग्रह प्रवेश, मतलब ग्रह में प्रवेश। आप बीती, आप बीती का विग्रह आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, चलो मैं ही बता देता हूं, क्यों आप तकलीफ उठाओ। आप बीती का मतलब ऐसा, आप मतलब खुद, खुद पर बीती। ठीक, ये आपका द्विगु समास का उदाहरण, सॉरी तत्पुरुष समास का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। ठीक, अगला समास आता है वो आता है आपके पास द्विगु समास। इसकी परिभाषा थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं कि इसका अर्थ होता है दो, द्विगु का अर्थ होता है मतलब कि दो गायों का समूह है। ठीक है, दो गायों का समूह है। परिभाषा देखें तो जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है उसे द्विगु समास के नाम से जानते हैं। अब यह तत्पुरुष समास का उपभेद माना जाता है। भैया याद रख रहे हैं मन भैया की प्यारी प्यारी बहनों, वहाँ पर पूछ सकता है कि कौन से समास का उपभेद है, तो आपको बताना है कि तत्पुरुष समास का उपभेद है। द्विगु समास की बात थोड़ी सी एक और परिभाषा है, मतलब हेडलाइन, पंडित कामता प्रसाद गुरु ने इसे संख्या पूर्वक अवधारणा समास कहा, यह आपको याद रखना है। अब इसमें संख्यावाची है तो कैसी संख्या आती वो देखो, 1 से 9 तक की गिनती, 1 से 9 तक की गिनती आएगी तो वहाँ पर द्विगु समास होगा, और 11 से लेके जितनी भी अधिक आएगी, जितनी भी प्लस में आएगी वो कहाँ पर जाएगी, वो जाएगी आपके पास द्वंद्व समास में। ठीक, समझ में द्विगु और द्वंद्व में गिनती में कैसे कॉन्सेप्ट याद रखना है। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण है आपके पास चौराहा, 4 राहों का समूह। तिराहा, 3 राहों का समूह। अगला है त्रिभुज, मतलब कि 3 भुजाओं का समूह।
अगला उदाहरण है तिमाही, मतलब 3 माहों का समूह या 3 महीनों का समूह। यहाँ पर पूछ सकते हैं कि 6 माही, तो बता देना कि 6 माहों का समूह, चाहे 9 माही हो तो 9 महीनों का समूह है। ठीक। अगला उदाहरण है वो है आपके पास पंचामृत। पंचामृत से मुझे भगवान की याद आ गई कि कहीं ना कहीं प्रसाद मिलता है पंचामृत का। कौन से भगवान की कथा में मिलता है? अब कथा तो सुन के याद आ गया कि सत्यनारायण की में मिलता है, वो समझ गए। कितने अध्याय होते सत्यनारायण की कथा में, पता है? नहीं बताना कमेंट बॉक्स में। अगला उदाहरण है वो आपके पास हटवाड़ा। हटवाड़ा की बात करें तो वो 8 बारों का समूह, मतलब कि 8 दिनों का समूह। हटवाड़ा वहां पर समास आ जाता है, लोगों को हटवाड़ा जाते हैं कि हटवाड़ा में कौन सा समास है, क्या करें। ऐसा नहीं है, हटवाड़ा मतलब 8 दिनों का समूह है। तो ये आपका दिगु समास था, आप समझ गए होगे क्या करना है। गिनती का कॉन्सेप्ट बस याद रखना है, कौन सी गिनती कहां पर काम में आने वाली है। अंग्रेज समास आता है, वो आता है पास कर्मधारय समास। इसकी परिभाषा देखें तो जिस समास के दोनों पदों के मध्य उपमेय, उपमान या विशेषण विशेष का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास के नाम से जानते हैं। यह भी तत्पुरुष समास का एक उपभेद माना जाता है। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने इसे समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहा है। ऐसा ही में तो हालांकि पूछेगा, लेकिन ये आपकी जेल वगैरह में नहीं पूछने वाला। ठीक, मतलब इतने अंदर डिटेल में नहीं जाएगा, ना ही आपके जो संविदा टेट वगैरह में पूछेगा। अब देख ही लेते उपमान उपमेय क्या है। तो उपमान जिसकी उपमा दी जाती है उसे उपमान कहते हैं, और जिस पर उपमा दी जाती है उसे उपमेय के नाम से जानते हैं। दोनों में कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेंगे आपको, क्या डिफरेंस है, क्या अलग है। अगला है विशेषण। बचपन से जानते हो विशेषण की डेफिनेशन। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अगला विशेष। विशेष की बात करें तो जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष के नाम से जानते हैं। अब कर्मधारय समास के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। रटे रटा उदाहरण नहीं पूछेगा वो आपसे कि घनश्याम पूछ लिया, श्वेतांबर पूछ लिया, नीलांबर पूछ लिया, आंसर नहीं। कॉन्सेप्ट याद रखोगे तभी वहां पर सही करके आ पाओगे। पहला उदाहरण है लाल मिर्च। लाल है जो मिर्च। अगला है लाल कुर्ती। लाल कुर्ती का विग्रह कर लोगे, लाल है जो कुर्ती। ऐसा तो हो नहीं जाएगा कि जो लाल कुर्ती वो नीली हो जाएगी, लाल है तो लाल ही रहेगी। अगला उदाहरण महात्मा। महान है जो आत्मा। अगला उदाहरण चंद्रमुख, मतलब चंद्रमा के समान मुख। अगला उदाहरण आता वो आता है आपके पास चरण कमल। बताएं कमेंट बॉक्स में लिख के क्या होगा, 1 मिनट वीडियो को रोक के। चरण कमल मतलब कि वही चरण के समान कमल ही होगा ना। ये नहीं होगा भैया एवं उनकी प्यारी प्यारी बहनों, इसका विग्रह होगा वो होगा कमल के समान चरण। ठीक, तो ये आपका समास का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब मैंने वहां पर पीडीएफ का सिंबल बना दिया था कि आपको पीडीएफ मिल जाएगी। थोड़ी सी तकलीफ उठाना पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा, तो वहां पर आप क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, तो वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी। और भी स्टडी के मटेरियल बहुत सारे डरे हैं, तो आप लाभान्वित होते रहेंगे। और एक तकलीफ हो जाए तो कर देना कि चैनल को सब्सक्राइब आप करते नहीं हो, वीडियो देख के फ्री। अपने दोस्तों को शेयर कर देना, वो भी बेचारे लाभान्वित हो जाएंगे। आप लोग सब्सक्राइब कर दोगे और शेयर कर दोगे तो मेरी मेहनत थोड़ी सफल हो जाएगी। थैंक यू।